जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, जनता से भी मिलेंगे, विकास के भौतिक कार्यों का सत्यापन भी करेंगे, समीक्षा बैठकें भी करेंगे। आपको अपनी बात जो भी करनी है मंत्री के साथ अलग से बैठक करके अपनी बात को रखें। समीक्षा बैठक के दौरान आरोप प्रत्यारोप एकदम बंद होना चाहिए, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, कोई गलत काम कर रहा है, उसका अलग से जब बैठते हैं उस दौरान अपनी बात को शालीनता के साथ रखें। फलाना व्यक्ति गलत है, फलाने व्यक्ति के बारे में आप एक बार जांच करवा लें, देख लें। लेकिन जब आप बैठक के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं, माहौल वहां का बड़ा विषाक्त होता है और जो फोकस पॉइंट होते हैं उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा और इसलिए सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए यहां पर मैं भी, दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अच्छा होगा पहले से समय लेकर के आप मिलेंगे तो आसानी से आपको समय मिल जाएगा। दूसरा, शुक्रवार से लेकर के रविवार तक 3 दिन तक फील्ड में किसी न किसी जनपद में कोई ना कोई मंत्री विभागीय कार्य से, सरकारी दौरे के तहत वहां पर रह करके जनप्रतिनिधियों के साथ भी और अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मैं विधानसभा के अपने अध्यक्ष महोदय से भी और विधान परिषद के अपने सभापति महोदय से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रयास हो कि जो विधानसभा की कमेटियों की बैठक भी हो वह मंगलवार या बुधवार के ही दिन हो, जिससे माननीय विधायक जब आए तो उस दौरान वे कमेटियों की बैठक में भाग ले सकें और यहां पर किसी मंत्री से या किसी से मुलाकात करनी हो तो उस दौरान मुलाकात करके फिर अपनी विधानसभा में वापस जा सके। एक प्रक्रिया के साथ हमें उसको जोड़ना पड़ेगा जिससे उनकी भी, जनप्रतिनिधियों की भी सुविधा हो सके, मंत्रियों की भी सुविधा हो सके, वे अपनी बात को लिखित रूप से वहां पर प्रस्तुत भी कर सके। ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा और उस प्रक्रिया के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी छवि जीवन पर्यंत आपका साथ देगी। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि की छवि पर कहीं कोई डेंट आया तो आपके लिए जीवन पर्यंत वह एक अभिशाप बन करके भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। और मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से, शालीनतापूर्वक, प्रभावशाली तरीके से विधानसभा के सत्र में भाग लेना, प्रोसीडिंग की कार्रवाई में भाग लेना। अध्यक्ष महोदय भी तय कर चुके हैं कि नए सदस्यों को हम मौका दें, बोलने का मौका मिलना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। पहले भाषण करें तो लिखित भाषण आप लेकर आए, एक पेज का भाषण लेके आए, 3 मिनट 4 मिनट में अपनी प्रभावशाली भाषण। घर में भी कुछ बोलने का अभ्यास करें। खन्ना जी तो जब बोलते थे तो कोने में खड़े होकर के भाषण करते थे, लेकिन आज अच्छे ऑडिटर हैं, अच्छा भाषण करते हैं, घंटों बोल सकते हैं। आपको भी थोड़ा घर में पड़ा अभ्यास करिए, फिर आइए बोलिए, लिखित पहला भाषण लिखित बोलिए। संसद में पहला भाषण जो होता है लिखित पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कागज देख करके आप केवल पॉइंट, कोई बुलेट पॉइंट हो तो उसी को आप बोल करके पढ़ सकते हैं, शेष नहीं पढ़ सकते। और हमारा अभ्यास प्रयास होना चाहिए कि विधानसभा में भी जब आपका भाषण हो, अभ्यास करके कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक अच्छे विधायक के रूप में आपकी छवि बनेगी, जन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरते हुए दिखाई देंगे और जनता आपको अपना नेता मान करके बार बार आप पर विश्वास करेगी। यह जो है हमें करके दिखाना है और इस दिशा से प्रबोधन का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस प्रबोधन के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन आज हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबकी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य करने में उत्साह वर्धन करेगा, प्रेरणा देगा। आपके द्वारा बताया गया एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग अपने राजनीतिक जीवन की
इस शुरुआती प्रशिक्षण समारोह के अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको आत्मसात करेंगे और उसके अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार करेंगे। मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया। प्रमुख सचिव विधानसभा। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की छवि एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता एवं कुशल प्रशासक की रही है। विधायिका के क्षेत्र में आपका दीर्घ अनुभव रहा है। एक ख्याति लब्ध शिक्षिका होने के साथ साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में वर्ष 1987 से जुड़ी। आपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वर्ष 1994 से 1998 तक आप राज्यसभा की सदस्य रही। वर्ष 1998 में अहमदाबाद के मांडल निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार आप गुजरात विधानसभा की सदस्य चुनी गई। तत्पश्चात आप वर्ष 2002, 2007 तथा 2012 में चौथी बार लगातार गुजरात विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचित होती रहीं। आप वर्ष 1998 से 2014 तक सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री भी रही हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको कार्य करने का अनुभव और सौभाग्य प्राप्त है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। एक महिला जनप्रतिनिधि तथा मुख्यमंत्री के रूप में आपने गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त इलाज एवं गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु अनेक योजनाओं का आरंभ किया। आपको एक सफल शिक्षक के रूप में गुजरात राज्य एवं राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आप छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। जुलाई 2019 से आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन हैं। संसदीय लोकतंत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। सौभाग्य है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय सदस्यों को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय श्री राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार खर्मा जी, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 128 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जनप्रतिनिधि बनकर विधानसभा में आए हैं। 47 महिलाएं हैं जो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विधायक बनकर इस सभा में आई है। मित्रों, ये हमारे सबके सौभाग्य की बात है कि महिलाओं की संख्या और भी आगे जाकर बढ़नी ही चाहिए। मित्रों, विधायक के रूप में काम करना, विधायक के बाद मंत्री जब बनते हैं तो मंत्री के रूप में काम करना और एक जनप्रतिनिधि के रूप में बात करना, काम करना, ये तीनों अलग अलग बात है। मित्रों, मैं पहले ये आपको कहना चाहती हूं कि सभी विधायकों ने क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सोच लेना चाहिए। मित्रों, आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता क्या है काम करने की? यही सोचना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप जो चाहते हो कि मेरे मत विस्तार में सभी रोड बन जाए, सभी स्कूल बन जाए, सभी आंगनबाड़ी बन जाए, सभी वो बन जाए, सभी वो बन जाए, घर घर पानी पहुंच जाए, ऐसा जो मानकर आप आए तो आप निराश हो जाओगे।
मैंने 20 साल काम किया है, इसलिए आपको बता रही हूं। और ऐसे वचन भी आपके मत विस्तार में मत दीजिए कि 5 साल में मैं आपके घर तक पानी पहुंचा दूंगा। ऐसा मत कीजिए मित्रों। न आप पहुंचा पाएंगे तो आपकी छवि बिगड़ेगी, न मंत्री काम कर सकेगा तो उनकी छवि बिगड़ेगी, और दोनों की छवि बिगड़ती है तो सरकार की छवि बिगड़ जाती है। सरकार का भी बजट होता है मित्रों, सरकार का भी बजट होता है, हर विभाग का बजट होता है, और बजट के हिसाब से ही काम करता पड़ता है। और इसमें भी जहां कुछ पहुंचा ही नहीं है, सबसे पहले प्रायोरिटी सरकार की वही होती है मित्रों। एक गांव है, एक भी रोड नहीं है, एक गांव है जिसको 5 रोड है और आप 6ठा रोड मांग करते हो, सरकार दे सकती है? आप सोचिए जरा। सरकार की प्रायोरिटी, मंत्री की प्रायोरिटी वही होगी कि जहां एक भी रोड नहीं है, सबसे पहले वहां रोड जाएगा और उनको लाभ मिलेगा। अब आप मांग कर रहे हो, सरकार दे नहीं रही है, तो आपको ये लगेगा सरकार तो कुछ काम ही नहीं करती है, बस वही शुरू हो गया। और हम ये मानते हैं कि कहीं मीडिया के आगे बोल दिया, मीडिया ने 4 दिन आपकी बातें बता रही तो आपकी नेगेटिव छवि बनकर जाती है, वो भी साथ साथ में आप सोच लीजिए मित्रों। प्रवास का कार्यक्रम तय कर लीजिए। मुझे बहुत ही खुशी हुई आज के हमारे योगी जी ने सोम से लेकर रविवार तक की पूरा टाइम टेबल बता दिया आपको। जिस तरह स्कूल में टाइम टेबल होता है ना, पहले प्रेयर आएगी, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, इसी तरह टाइम टेबल मैं सुन रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक टाइम टेबल के हिसाब से जो आप काम करोगे तो यूपी भी एक मॉडल बन सकता है मित्रों। सोमवार, मंगलवार और बुधवार सभी मंत्री को लखनऊ में रहना है। घर पर कर दीजिए भैया, घर पर आप सब बता दीजिए कि सोम, मंगल, बुध मैं इधर नहीं आऊंगा रोटी खाने के लिए, मैं वहां की रोटी खाऊंगा, वहां का काम करूंगा। बच्चों को भी बता दीजिए भाई कि आपको लखनऊ नहीं आना है, आपको वहां पढ़ना है, अपना काम करना है, मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, वो भी बता दीजिए साथ साथ में। आपकी छवि इसमें ही बिगड़ती है जब आपके पोते, आपके बच्चे, आपके बेटे सब आपके आसपास घूमते फिरते हैं और काम आपके बजाय वो काम कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मित्रों। यदि अच्छी छवि बनानी है तो ये सब जो नीति नियम है उसका पालन अच्छी तरह से कीजिए मित्रों। हम गुजरात में वही करते थे, सोम, मंगल और बुध। इवन अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में 20-25 किलोमीटर का अंतर था, फिर भी अहमदाबाद में किसी को नहीं रहना है, गांधीनगर में जो आपको हाउस मिला है इसमें ही रहो, इसमें ही रहो। ये हमारा नियम था और सबने पालन किया था। सोम, मंगल और बुध ये 3 दिन गांधीनगर में रहना है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को लास्ट व्यक्ति विधानसभा हमारे भवन छोड़ता है तब तक आपको बैठना है, सबको मिलना है। बीच में कोई काम नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। 3 दिन लगातार काम करो। बुधवार का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता था मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट। सुबह में 10 बजे सभी मंत्रियों को पहुंचना है, मुख्यमंत्री को नहीं पहुंचना है, और 10 बजे सभी सचिवों को पहुंचना है, लेकिन वो अलग रूम में बैठेंगे। देखिए जरा किस तरह मोदी जी प्लानिंग करते थे, मैं बता रही हूं आपको। दूसरे कमरे में एसी है सब, और जो हम लोग बैठते थे कैबिनेट में, वहां हम सब पहुंचते थे। राइट 10 बजे पहले हम बैठ जाते थे जाकर। कोई मुख्यमंत्री देखने वाला नहीं था। फिर हम लोग सोचते थे कि नहीं, सबसे पहले जाना चाहिए।
पहुंचना चाहिए। समय पे पहुंचना एक हमें हमारी छवि बना देना चाहिए। मीटिंग में पहुंचना है तो समय पे पहुंचो, कैबिनेट में पहुंचना है तो समय पे पहुंचो, यदि कोई आम सभा में पहुंचना है तो आम सभा में पहुंचना तो समय पे पहुंचो, नहीं तो हमारी छवि यही रहेगी, जनता आ जाएगी, 2 घंटा बैठी रहेगी और आप साहब खड़े होकर ऊपर चढ़ोगे और जनता मन में ये सोचेगी, देखिए हम तो 2 घंटे से बैठे हैं और हमारे मंत्री, हमारे फलाना, हमारे वो अभी आ रहे हैं। लेट ही आएंगे ऐसी एक छवि मत बनाओ आप। लेट ही हमारे मंत्री आएंगे, लेट ही हमारे विधायक आएंगे, लेट ही हमारे एमपी आएंगे, ऐसी छवि मत बनाओ मित्रों। 10 बजे जब हम पहुंचते थे तो क्या करते थे हम लोग? गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन विभाग के काम से या मत क्षेत्र में जाते थे। कहीं उद्घाटन होता था, कहीं खात मुहूर्त होता था, कहीं मिलना होता था, कहीं समीक्षा बैठकें होती थी, कहीं ब्लॉक में जाते थे, वहां बैठते थे, कहीं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें करते थे। और वहां से जो हमारे पास आता था वो तो सब विभाग का आता था ना। मैं मंत्री रही, शिक्षा मंत्री या राजस्व मंत्री, तो वो तो आएगा, साथ में समाज कल्याण की बात आएगी। मैं मना नहीं कर सकती, मैं तो समाज कल्याण नहीं संभालती हूं तो मैं ये प्रश्न की चर्चा आपके सामने नहीं करूंगी। मैं अर्बन में थी तो मुझे शिक्षा का भी संभालना पड़ता था, यदि नर्मदा विभाग का काम भी देखना पड़ता था, सुनना पड़ता था। ये सभी इकट्ठा करके हम हमारी कैबिनेट में पहुंचते थे। कैबिनेट में पहुंचते थे तो आधा घंटा हमें मिलता था, आधा घंटा मिलता था। तो आधा घंटा में हम क्या करते थे, सभी मंत्री अपनी अपनी बात, मैं मानो कि कुछ लेकर आई हूं पानी के बारे में, तो पानी वाले मंत्री सामने बैठे हैं तो मैं उसको जो प्रश्न मेरे साथ आए थे वो उसको देती थी कि भाई आप जरा देख लीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट में पानी का वो है, वहां नहीं मिलता है। कोई और प्रश्न लेकर आए तो मैं वो मंत्री बोलती थी कि आप देख लीजिए सर, इतने प्रश्न आपके विभाग के हैं, आप जरा ध्यान रखिए। इसी तरह हम आमने सामने ये प्रश्नों का हस्तांतरण करते थे, चर्चाएं करते थे। हमारे मन में ये नहीं आता था कि भाई विभाग मारा है, मेरा है और आप क्यों मेरे विभाग की चर्चा करते हो मेरे साथ। नहीं, मंत्री के लिए सभी विभाग अपना ही होता है और जहां से आपको कोई भी विभाग का प्रश्न आपके सामने आता है तो लेकर मंत्री के यहाँ पहुंचाना और मुख्यमंत्री के सामने रखना, ये हमारा दायित्व बनता है मित्रों। क्योंकि सभी मंत्री सभी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ नहीं पहुंच सकते हैं। हम पहुंचे तो ये डिस्ट्रिक्ट में जो प्रश्न आए वो लेकर आए और मंत्रियों को दे दिया, मंत्री आगे जाकर वो काम करते थे। एक बात, 10:30 बजे, 11:15 बजे मुख्यमंत्री आ जाते थे और वो ये पूछते थे कि बताइए क्या क्या कोई ऐसा गंभीर सब्जेक्ट हमारे सामने आया है। लेकिन इसका भी एक तरीका था। हमारे यहाँ लगभग 30-32 मंत्री थे। राइट साइड से शुरू होता था। पहला मंत्री बैठा, जरा बोलिए आप कहाँ जाकर आए, क्यों करके आए, कितने विषय आए आपके सामने, बोलिए। तो 5 मिनट 10 मिनट जितना समय लगे वो बोलते रहते थे। फिर दूसरी मंत्री की बारी आई तो दूसरे मंत्री अपनी बात करते थे कि मैं वहां गया, वहां खात मुहूर्त किया, वो किया, वो किया, ऐसे बोलते रहते थे। इसी तरह सभी मंत्रियों की बारी बारी आ जाती थी और सभी मंत्री को बोलना ही पड़ेगा, कोई चुप नहीं रहेगा मित्रों, क्योंकि आप गए हो तो कुछ कर लेकर आए हो। और इतने ध्यान से मुख्यमंत्री सब सुनते थे। इसके बाद सभी एसीएस को बुलाया जाता था और जितनी गंभीर बातें हमारे सामने आती थी, ये सभी गंभीर बातों, प्रश्नों की चर्चा मुख्यमंत्री श्री स्वयं अधिकारियों के साथ करते थे। और नेक्स्ट बुधवार को जब फिर से कैबिनेट मिले, उसी समय आपने वहां क्या किया एसीएस को, ये हमारे सामने रखना है। और 2-2.5 घंटे तक, मतलब 2-2.5 बजे तक हमारी एक कैबिनेट चलती रहती थी। इसीलिए मैंने कहा ये हमारे लिए सीखने के लिए
और डिस्ट्रिक्ट में जाकर क्या करना है ये धीरे 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 करके हम सीखें। और हमारा तरीका था जो काम करने का वो हमारा बदल गया मित्रों। सोमवार को पब्लिक डे, पूरा दिन सुनो, पूरा दिन सुनो सबको। 500 लोग आए, 1000 आए, 1500 आए, लेकिन सुनते रहो सबको। फोटोग्राफी करनी है तो फोटोग्राफी करवाओ, क्या आपका जाता है, करवाइए ना भाई। मंगलवार को विधायक डे, उनको सोमवार को नहीं आना है भाई, और सोमवार को आएगा तो हम सुनेंगे भी नहीं। एज अ पब्लिक बैठो। मंगलवार को पब्लिक विधायक डे, एमपी डे, उनके साथ कोई लेकर आए हैं तो आने दो 10-15 लोगों को। इनके साथ बैठकर चर्चाएं होती थी, क्या क्या प्रॉब्लम है, और हम निखालसता से चर्चा करते थे मित्रों। मैंने शुरुआत में कहा कि कोई 50 रोड लेकर मेरे सामने पीडब्ल्यूडी में मीटिंग में मंत्री थी, तो 50 अपने मत क्षेत्र का 50 रोड लेकर आएंगे तो क्या मैं बोलूंगी? तो मैं तो बता देती थी भाई ये 50 में से एक रोड नहीं, इतना मुझे बताइए, 2 नहीं है वो मुझे बताइए, इतना ही रोड होगा। और दूसरा, कितना बजट है पीडब्ल्यूडी का? ये बजट के हिसाब से हर जनपद को 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपया मिलेगा। इसमें ही आपका जनपद का काम होगा। उनको पता होना चाहिए बजट कितना है, किस तरह में अलॉटमेंट कर रहे हैं, ये सभी को पता था। और इसी वजह से शुरुआत में थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में उनको भी पता चल गया कि भाई हम 50 स्कूल हमारे क्षेत्र में मांग करते। 50 स्कूल, आपके तो 400 है, मल्टीबार 50 करो, कितनी स्कूल हो गई, कितना बजट चाहिए, वो तो सोचना पड़ेगा ना। इसी वजह कहा कि बजट कितना है, इस संदर्भ में हमें ये करना पड़ेगा। बुधवार को कैबिनेट के बाद प्रेजेंटेशन रहता था। कोई बड़ा काम करना है, कोई रोड बड़ा एक्सप्रेस वे बनाना है, वो बनाना है, तो ये विभाग का अच्छा प्रेजेंटेशन मंत्रियों के सामने रखा जाता था। मंत्री को कुछ प्रेजेंटेशन करना है तो वो भी रखा जाता था। तो ये हमारा बुधवार का काम पूरा होता था। गुरु शुक्र शनि रवि ये डिस्ट्रिक्ट का प्रवास होता था और डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाते थे। इसमें हम अपने अपने तरीके से तय करते थे। जैसे मैं हूं तो मैं ये तय करती थी कि सैटरडे संडे को मैं मत क्षेत्र में जाऊंगी और गुरु शुक्र को मैं दूर के डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी, जहां कच्छ जिला है, जामनगर है, इस और सूरत से आगे है नवसारी, वलसाड़, जहाँ 6-7 घंटा लगता है, डांग 8 घंटा लगता है। तो एक वीक में मैं 2 डिस्ट्रिक्ट का प्रवास और मेरा मत क्षेत्र का प्रवास, दूसरे सप्ताह में 4 दिन मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रवास करती थी। जो दूर के हैं एक साथ जाना, 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रवास कर देना और फिर रविवार रात को वापस आना और फिर सोमवार से विधानसभा में जाना। मित्रों, ये सब में सब कुछ आ गया। वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, महाविधायकों के साथ बैठना, सरकारी अधिकारियों के साथ बैठना, जो योजनाएं बनी है इसकी समीक्षा करना, क्यों नहीं हुआ है, और इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिलती थी। मित्रों, एक बात मैं बता दूँ आपको, मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन बता दूँ आपको, कभी भी ACS आपके विभाग के ये प्रश्न पेंडिंग है, इतनी फाइल पेंडिंग है, आपको कभी नहीं बताएंगे। ये मैं आप गुजरात की बात करती हूँ, यूपी की बात नहीं करती हूँ, कभी नहीं बताएंगे। क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जियो में क्या बदल करने की आवश्यकता है, ये कभी नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कौन? जिला के अधिकारी, क्योंकि उनके पास पेंडिंग फाइलें हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। और वो उसी समय ये बोलता है कि मैडम ये जो प्रश्न हमारा इसी वजह से है कि ये जियो में ये है, इसी वजह से हम नहीं कर सकते। यदि वो करोगे तो इसमें हमारी 100 फाइल क्लियर हो जाएगी। ये वो वहाँ जो बैठा है ना, छोटा कर्मचारी हमारा,
उनको जो तकलीफ होती है वो हमें बताएगा। मैं एक घटना इसी वजह से जोड़ के बताती हूँ कि अर्थक्वेक आया गुजरात में 98 में और 98 में 2000 में काफ़ी नुकसान हुआ था। हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम करते रहते थे, लेकिन इतनी कंप्लेनें आती थी हमारे पास, मुझे ये नहीं मिला, मकान का 2000 रुपया मिला, 2000 का मैं क्या करूं, पानी नहीं मिलता है, इतनी कंप्लेनें आती थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं आता था। फिर मुख्यमंत्री बदले और मुख्यमंत्री मोदी जी आए। मोदी जी के सामने भी इतनी कंप्लेंट शुरू हो गई, इतनी कंप्लेन आने लगी, तो मोदी जी ने सुना कि भाई अधिकारियों को बुलाया कि ये कंप्लेन आती है तो क्या करना चाहिए उसका, लेकिन किसी का जवाब नहीं था। तो मोदी जी ने एक काम कर दिया कि देखिए, हम लोगों को भी बताया, वे लोगों को भी बताया कि आप दीपावली पर जहाँ गुजरात का बड़ा एक अवसर होता है घर पर रहने का, तो दीपावली पर 4 दिन सभी अधिकारी, ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये 10 डिस्ट्रिक्ट में जाकर रहे, अपने परिवार को भी ले जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए और वहाँ दीपावली मनाइए और वहाँ की जनता को सुनिए, क्या प्रॉब्लम है वो आप सुन लीजिए। तो 4 दिन के लिए हम भी गए, सभी ACS अधिकारी सभी पहुँचे और वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठे, वहाँ की जनता को सुना और ये सब कुछ देखा। इसके बाद 4 दिन के बाद सब लोग वापस आए। वापस आने के बाद अधिकारी मिलने के लिए आए, चीफ सेक्रेटरी मिलने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने पहली मीटिंग कर ली सभी ACS की कि भाई क्या आप लेकर आए हो। तो सभी ACS ने कहा कि सर, हम लोगों ने जो ये जियो बनाया है ना, इसमें ही परिवर्तन करना पड़ेगा। हम लोगों ने तो इधर बैठकर AC रूम में बैठकर कुछ देखे बिना, किसी सुने बिना हम लोगों ने लिख दिया कि एक दीवार गिरी है तो 2000 देना। अरे एक दीवार गिरी तो 2 दीवार खड़ी नहीं रह सकती भाई, खड़ी रह नहीं सकती है, खड़ी रह सकती है। ऊपर की छत गई तो 4000 रुपया दिया, अरे ऊपर की छत गई तो नीचे का सब कुछ टूट गया भाई। ऐसी बात है वे लोगों के सामने आई और इधर बैठकर वो ही किया था। फिर ये सब चीफ सेक्रेटरी ने अच्छी तरह से सुना और इनकी कैबिनेट मिली, वे लोग मिले और जियो में सुधार किया। और वो सुधार क्या किया वे लोगों ने, एक कैबिनेट में प्रेजेंटेशन किया, हम लोगों ने सबने सुना। हम लोग बोलते थे कि भाई हम जाते थे, आपको बोलते थे कि ये गलत किया है, आपने सुनने के लिए आप लोग तैयार नहीं थे। जब स्वयं पहुंचे वहां और वहां जाकर अधिकारियों को मिले, पब्लिक को मिले तब, और दूसरा वहां जाकर देखा, सब वहां जाकर देखा, घर देखा, पंचायत सदस्य का घर देखा, उनका घर देखा, पंचायत भवन देखा, सब देखा, तब पता चला कि वो तो सबसे पहले तोड़कर फिर से बनाना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि फिर से लाइए, सब कुछ सुधार कर लाइए, तो सब सुधारा। फिर बजट आया तो बजट का विषय आया कि बजट ज्यादा करना पड़े। मतलब कभी कोई सरकार मना नहीं करती है मित्रों, सरकार मना नहीं करती है। मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, CM के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अधिकारियों के हाथ में है। मैं बता दूं आपको, क्या आप कोई चेक पर साइन करते हो? करते हो? नहीं होती है भाई। अधिकारी के हाथ में सब कुछ है मित्रों, लेकिन काम करवाने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं बता दूं, काम कराने की जिम्मेवारी मंत्रियों की है कि भाई बैठिए मेरे सामने, बताइए बजट कितना है, क्या क्या करने का है इसमें, कितने रोड, पंचायत रोड कितने, स्टेट रोड कितने, जिला के रोड कितने हैं, कितने मकान बनाने वाले, कितने गरीबों को देने वाले हैं, इसमें से आयोजन करिए, मेरे सामने रखिए, बाकी ऑर्डर कीजिए। तो ये बजट अलॉटमेंट ये तो किया आप लोगों ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ये महत्व का पॉइंट है मित्रों। बजट तो बनते हैं, देखिए मुझे तो पता है फरवरी महीने में बजट की समीक्षा होती थी, वित्त विभाग करता था, सभी मंत्री सभी लोगों को बुलाते थे, कितना काम हुआ, कितना बजट का खर्च हुआ,
ये बताना पड़ता था। और जो फरवरी तक, इसके बाद मार्च महीना, तो मार्च महीना में कितना काम होगा वो आप कर लो और बाकी का बजट सरेंडर कर दो। और 25%, 30%, 40% बजट सरेंडर करना पड़ता था, काम ही नहीं कर पाते थे मित्रों। तो ये हम देखेंगे और अप्रैल महीने से काम का आरंभ होगा तो ही आप अपना बजट अच्छी तरह से पूरा यूज कर सकते हो मित्रों, पूरा यूज कर सकते हो। लंबा तो, लेकिन एक बात ये कहूंगी कि मैं शिक्षा मंत्री बनी 10 साल रही। इसके बाद पूरा शिक्षा विभाग मेरे पास था और महिला बाल कल्याण विभाग था। फिर मैं राजस्व मंत्री बनी, पीडब्ल्यूडी मंत्री बनी। अब ये मेरी समस्या थी कि मान लो कि मुझे 10 कॉलेज नई बनानी है, 100 नई स्कूल बनानी है, इतनी वो बनाना है, तो हमें निर्भर होना पड़ता था राजस्व पर कि जमीन मिले तो बने। एक दूसरा, निर्भर होना पड़ता था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर, क्योंकि डिजाइन बनाना, टेंडर निकालना और काम करना, काम उसका। शिक्षा विभाग का काम क्या, मंजूरी देना कि ये जिले में वहां स्कूल, वहां स्कूल, वहां स्कूल, वो काम हो गया। फिर फाइलें घूमती रहती थी, राजस्व विभाग पैसा आएगी, फिर वहां जाएगी, फिर वहां जाएगी। 6-8 महीने तक हम एक भी स्कूल बना नहीं पाते थे। मैं आज सही आपको बताती। लेकिन मैं जब राजस्व मंत्री बनी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेरे पास आया तो मैंने ये सभी वर्किंग सिस्टम बदल दी। मैंने ये किया कि सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज बनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए तय कर लो। तो हम लोगों ने तय कर ली कि प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो तो उसको 1 एकड़ जमीन देना है। गवर्नमेंट की है तो कोई पैसा नहीं लेना है। यदि प्राइवेट को देना है तो जितना कंस्ट्रक्शन होगा वहां उसका खर्च होगा, उतनी ही इसकी कीमत लेगी, बाकी नहीं। बाकी जो मैदान, खेल का मैदान होगा, फ्री में देंगे। लेकिन ये जमीन देने की जिम्मेवारी डीएम की होगी, हमारी किसी की नहीं। कोई फाइल गांधीनगर में नहीं आनी चाहिए। तो तुरंत 1 महीने में उनको जमीन देनी पड़ेगी, तो वहां नहीं आया। फिर आया डिजाइन बनाना। तो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के लिए मैंने खुद बैठकर अधिकारियों को, इंजीनियर को बुलाई, डिजाइन बना दी। 4 प्रकार की डिजाइन आप तय कर लो शिक्षा विभाग वाले कि ये डिजाइन करनी है, तो फाइल नहीं जानी चाहिए पीडब्ल्यूडी में। आप तय करके दीजिए कि वो विकल्प हमारे लिए बराबर है, ये करिए। तो ये वहां नहीं फाइल गई। और टेंडर निकालना है, सितंबर महीने तक टेंडर आपको निकालना पड़ेगा और बारिश पूरी हो जाए कि तुरंत काम का आरंभ करना है। तो 1 ही साल में काम कर सकते थे मित्रों। अब ये तीनों विभाग इकट्ठा होकर काम करें और इसमें जो हमारे जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम की और तीनों विभाग देखें तो कितनी सरलता से हम काम कर सकते हैं मित्रों। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि आपको ये काम कर देना है, तो जवाब मांगो जिला के अधिकारी पास, क्यों जमीन नहीं दिया भाई। और उनको जब कह ही दिया है सरकारी जमीन देनी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसी तरह हमें ऐसे प्रॉब्लम जो आते हैं वो 2 अधिकारी, 3 अधिकारी जब आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक वो विषय चलता ही रहेगा। इधर फाइल जाएगी, इधर फाइल जाएगी, फिर वापस आएगी। और एक तो सबको ये पता ही है, आपको भी पता होगा, अधिकारियों को तो आदत है, आपकी फाइल गई तो देखेंगे अंदर होगा, फिर भी लिखेंगे वो भेज दो, वो नहीं है, वो भेज दो, वो भेज दो, फाइल 5 वापस। फिर आप देखो फाइल आई, फिर उस पर नोट करो, फिर फाइल गई, फिर वापस आई। ये चक्कर में ही पड़े रहते हैं, पता नहीं कैसे मगज है उसे। सही में तो उनके सामने भी बोलती हूँ कि क्या चक्कर में पड़ते हो, गलतियां निकाल के वापस करते रहते हो।
और सब कुछ इसमें होता है, ऐसा नहीं है। ये चक्कर में हमारे अधिकारी होते रहते हैं। आपका काम है मित्रों, काम कैसे करवाना है, लेकिन कभी इसके साथ झगड़ा नहीं करना है, ये भी सोच लो, नहीं तो आपका काम कभी नहीं होगा। जो आपने ऐसा कर दिया कि मैं देख लेता हूं, या तो वो तो यूपी में कहीं वो बदायूं में होगा, तो वहां से ट्रांसफर होकर वहां जाएगा। इसे कुछ कोई कहीं और जाएगा भाई? नहीं, उनको पता है कि मैं ट्रांसफर होगी, और क्या करोगे आप। शांति से, सहजता से, प्रेम से उनके पास बैठकर चर्चा करके निपटाइए फाइलें मित्रों, फाइलें निपटाइए। और योगी जी ने जो कहा ना भाई, मैं उसको भी दोहराती हूँ, ये चक्कर में मत पड़िए, टेंडर उसको देना है, ये चक्कर में मत पड़िए। आपकी छवि इसमें ही बिगड़ती है, इसमें मत पड़िए। संकल्प कीजिए कि सरकारी कोई काम नहीं करना। आपके बच्चों को भी समझाइए, इसमें कभी भी मत पड़िए। रोटी दाल खाएंगे, लेकिन शान से खाएंगे, शान से खाएंगे। एक गाड़ी होगी तो चलेगी, दूसरी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कमाते हो अपने तरीके से, अपने परसेवे से, तो दूसरी गाड़ी लीजिए, लेकिन ऐसा वैसा करके लीजिए। तो क्या चक्कर में पड़े हैं सब लोग, कहाँ कहाँ बैठे हैं, देख तो सही। मुझे नाम किसी का देना नहीं, लेकिन है सब लोग। संकल्प कर लीजिए, हम जनप्रतिनिधि हैं मित्रों, जनता के मतों से चुनकर आए, जनता ने हमारे पर विश्वास रखा है। और दूसरा, मैं तो बार बार कहती रहती हूँ, गुजरात में महिलाओं को, पुरुषों को, हम पहली बार चुनाव लड़े तो हम क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किसमें जाते थे, कैसे जाते थे, कैसा घर था। और 5 साल के बाद जब ये सब बदल जाता है तो जनता को तो पता चलता ही है ना भाई, ये कैसे बदला। तो उनके मन में हमारी छवि अच्छी होनी चाहिए, इसके बजाय हमारी छवि ध्रुमिल होती जाती रहती है। और इसी वजह से जब हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए हैं, तो छवि वैसी रखिए, जब पहले दिन चुनाव में गए थे वैसी ही छवि होनी चाहिए मित्रों। और कार्यकर्ताओं को मिलिए मित्रों, कार्यकर्ताओं को मिलिए, समय निकालिए उसके लिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने आपको चुनाव में जिताने के लिए पसीना बहाया है। और इसी वजह से हमारे लिए कार्यकर्ता मुख्य है। दूसरा और है, गांव गांव जाइए मित्रों। हम तो बुकलेट बनाते थे, 1 साल की जनप्रतिनिधि एक बुक बनती थी। कहाँ गए आप, पहले वो तारीख और गांव का दौरा, वहां जाकर क्या काम किया, दूसरी तारीख वहां गए, तीसरी तारीख विधानसभा में रहे, वो वहां रहे। और ये बुक हम सभी हमारे मत क्षेत्र में सबके हाथ में देते थे कि देख लीजिए, कोई नहीं बोलेगा कि घर पर बैठे रहे और इधर नहीं आए हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, बताइए तो सही। तो एक बुकलेट बनती थी और वो घर घर तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते थे हम, कि देख लीजिए हम लोग कहाँ का, नवसारी गए तो नवसारी का काम हुआ इसमें, तो वो देखते हैं, हाँ नवसारी का प्रवास किया है। तो ऐसा भी हमारा पर्सनल जो हम काम करते हैं, सरकार का जो काम है, एज मंत्री, एज विधायक, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हमें आप पब्लिक के सामने रखिए, उनको बताइए कि वो काम हम लोगों ने किया है। तो इसी तरह एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें रहना है, महिला हो या पुरुष। जनप्रतिनिधि जब बनते हैं तब इसमें नो एक्सक्यूज। मंत्री हो, पुरुष महिला हो या स्त्री मंत्री हो, लेकिन जिस तरह पुरुष काम करते हैं इसी तरह महिला मंत्री को भी काम करना चाहिए। वो कभी भी महिला नहीं बोल सकती है कि मैं महिला हूँ इसी वजह से एक दिन मैं कम आई हूँ, नहीं। हमें तो जनप्रतिनिधि है, ये कोई नहीं देखता है कि ये महिला है इसी वजह से हमने ज्यादा वोट दिया, वो दिया, नहीं। वो हमारा काम करेगी इसी वजह से वोट दिया है, तो ये काम करना है मित्रों।
तो काफी बातें हैं आपके सामने रखनी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को सावधान भी किया है, मार्गदर्शन भी दिया है और प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास किया है और सभी टाइम टेबल बता दिया है आपको कि आपको इसी तरह काम करना है। तो आपको ये वो नहीं होगा कि मैं सोमवार के दिन जाऊंगा तो मंत्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो स्वस्थ हो गए आप सब कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आओ, हम अपनी ऑफिस में मिलेंगे। तो एक तय हो गया कि आप कभी भी जा सकते हो। फिर भी आप 5-10 लोगों को लेकर जाते हो, कोई प्रॉब्लम लेकर जाते हो, तो यदि सहूलियत हो आपको तो पहले से फैक्स कर दीजिए मंत्री की ऑफिस में, तो मंत्री देख ले, उसके जो पीएस वगैरह साथ में रहते हैं वो देख ले और जो विषय है वो सावधान हो जाए कि आप जब आए हो तो मुझे ये प्रश्नों की क्या चर्चा आपके साथ करनी है। लेकिन तुरंत जाओगे तो मंत्री वही कहेंगे ठीक है मैं पता करूंगा, फिर आपको बोलूंगा, वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप जो पहले से आपके पास प्रश्न है तो पहले से मंत्री को फैक्स करके बता दो कि सर मैं आज भेजता हूं और 4 दिन के बाद मंगलवार को आऊंगा तो इसके साथ हम चर्चा करेंगे। तो उसको अवसर मिलता है अधिकारियों के साथ ये विषय की चर्चा करनी और क्या प्रोग्रेस है वो आप मंत्री आपको बता सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप पहले से आपके प्रश्न के बाद चर्चा करना चाहते हो तो पहले से उसको भेज देना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से आपको गाइड भी कर सकते हैं और आपका प्रश्न का समाधान भी कर सकते हैं। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी हुई एक साथ आप सब बैठे हैं, काम भी एक साथ करना है और कोई भी काम हो मित्रों, विधायक कोई भी हो, कोई भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन आपके सामने पब्लिक है, आप पब्लिक के काम करने के लिए आए हो, जनता का काम करने के लिए आए हो, तो वहां कि हम वो पार्टी के नहीं करना चाहिए, लेकिन काम हो, अच्छी तरह से काम हो, समय से काम पूर्ण हो, इस दिशा में सबको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए तो ही काम होगा मित्रों। उसे और सहयोग देना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा मित्रों। सहयोग देना कि ये हमारा काम शुरू हुआ है, हम सहयोग करेंगे, जल्दी काम पूरा खत्म हो जाए। उसको पानी की आवश्यकता हो तो आप उसको मदद कीजिए, कोई भी काम हो सहयोग कीजिए तो जल्दी से आपका काम हो जाएगा और आपकी एक अच्छी छवि आपके विधानसभा में तो बनेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में एक अच्छी छवि बनेगी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम लेकर आपके पास आना चाहेंगे कि वहां जाओ, उनके पास जाओगे तो ये काम हो जाएगा। ऐसी छवि आपकी बननी चाहिए। एक दायरे में मत रहो मित्रों, एक दायरे में मत रहो। और ये तब कर सकते हो कि जब आप सभी डिपार्टमेंट का ज्ञान रखोगे। तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए कि मैं वो विभाग तो मेरी एक्सपर्टाइज लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कब होगा कि जब विधानसभा में आप पूरा समय बैठे रहोगे और सुनते रहोगे सबका, तो सभी विभाग की कामगिरी आपके ध्यान में आएगी। लिखते रहो क्या क्या काम हुआ है और वो बात लेकर अपने मतक्षेत्र में जाइए। क्या परिस्थिति है, कई लोगों को तो ये योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उनको पता ही नहीं, बेचारे गरीब को तो पता नहीं है। उनको आपको कहना है कि भाई ये आपका लाभ उसका मिलेगा, वो बताओ उनको तो ही उनका आएगा। और इसी वजह से पूर्ण समय विधानसभा में बैठिए, सुनिए, लिखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। प्रश्नोत्तरी करनी है तो क्या प्रश्न पूछना है। हम तो बताते थे कि मंत्री को घेरो, लेकिन आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो क्या घेरने चाहते हो आप। और मंत्री तैयार होकर आते हैं तो आप कोई भी प्रश्न पूछो, कोई भी कॉर्नर पर से प्रश्न पूछो, वो उसका जवाब दे सकता है। लेकिन मंत्री तैयार नहीं है और विधायक तैयार नहीं है तो एक दो हो जाएगा और पूरा खत्म, जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, ये ऐसी चर्चा होनी चाहिए। मंत्री को भी ये तैयार होना पड़े कि भाई इसका विषय है ना, वो तो 10 प्रश्न पूछेगा, कहीं से पूछेगा, मुझे तैयार होना है। तो मंत्री भी तैयार होंगे, विधायक भी तैयार होंगे और सभी विभाग का आपको ज्ञान होगा मित्रों, तब जाकर आप एक्सपर्ट बन सकते हो।
आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल महोदया। आपने अधिकारियों से कैसे काम लेना है ये हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया कि डटकर अपनी बात करवाने का हम लोग सब लोगों को ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद के लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाऊं, उसके पहले 2 सूचनाएं दे दूं कि अभी इसके बाद सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम सब लोग एक साथ भोजन पर आमंत्रित हैं इसके तत्काल बाद। और जो 2 बजे से विधानसभा का प्रोग्राम था, ई विधान को सब लोगों को जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको 15 मिनट बढ़ा लेंगे ताकि आप लोग आराम से खाना खा लें। ठीक है, गड़बड़ ना होगी जल्दी में कोई छोड़ दे। तो वो 2:15 बजे से करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग दोनों भोजन का और ये 2 सूचनाएं देनी आवश्यक थी। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंचासीन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश महाना जी, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी, कल प्रातःकाल से ये प्रबोधन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कल आदरणीय श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने इस प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और साथ ही ई विधान का भी शुभारंभ हमारी विधानसभा के मंडप में किया था और उसके बाद से लगातार ये कार्यक्रम इस तेलखाल में चला। हमारे बीच में आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय हृदयनाथ दीक्षित जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री सतीश महाना जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल जी, सभी को हमने सुना। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी ने जो कुछ हमको बताया वो बहुत व्यवहारिक और हमको अडॉप्ट करने के लिए बहुत कुछ मैटर उन्होंने दिया है और हम